वेलकम टू DU की पढ़ाई subscribers. So today in this lecture we are going to study chapter 6 of our general elective course, Introduction to the Indian Constitution. तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे. चैप्टर 6 है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्र और राज्य सरकारों में जो संबंध होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, पावर्स का ट्रांसफ़र होना, पावर्स का डिवीज़न जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट्स के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है. तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल. You can also follow us on Instagram and get the links of the PDFs, lectures and notes from descriptions. So let's start. तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का. चैप्टर के अंदर यार हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के बीच में क्या संबंध होते हैं, कैसे पावर का डिवीज़न होता है, इसके बारे में बेसिकली कवर करना है. So center state relations and decentralization are two important concepts in the Indian Constitution which provide for a federal system of government. Federal system उसको बोलते हैं जो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, फेडरलिज्म, जिसके अंदर पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, यानी एक से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज़. तो इस तरीके का जो डिवीज़न है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम. ठीक है, जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पावर और रिसोर्सेज की भी बात की गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर और रिसोर्सेज के ट्रांसफ़र को जोड़ दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन भी वही चीज़ है कि पावर का डिवाइडेड होना. सो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इंटरेस्टेड इन Indian politics and governance, as they have a significant impact on delivery of public services and the overall functioning of the government. तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है. While the Constitution provides a clear distribution of the power, there are challenges needs to be addressed to ensure effective implementation of decentralization policies. तो Constitution के अंदर जबकि clear distribution दिया गया है पावर का, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है. एक बैलेंस जो है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट रिलेशंस और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बीच में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक साथ वर्क कर सकें और एक कॉमन जो डेवलपमेंट का गोल है हमारा, वो हम अचीव कर सकें. ठीक है, by providing a detailed analysis of constitutional provisions, types of decentralization, panchayati raj system, urban local bodies and interstate relations. This chapter would provide a comprehensive overview of this important topic. तो इसके अंदर इन सभी सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है. And it is important to understand these concepts in order to promote better governance, service delivery and participation at local level, which can contribute to the overall development of the country. तो country के overall development के लिए better governance का होना एक important concept है, और local level के जो participations हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी संविधान के अंदर क्या बात की गई है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर के. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स.
The seventh schedule under Article 246 of the Constitution lays down the subjects on which the center and states can legislate. तो सेवन्थ शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 246 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर और स्टेट्स को लेजिस्लेट करना है, यानी सेंटर किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, किन पे रूल्स एंड लॉज बनाना है, क्या रिसोर्सेज सेंटर के अंडर में आएंगे और किन चीज़ों किन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मैटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और इसी के अंदर आर्टिकल 246 में सेवन्थ शेड्यूल में ही स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स को भी लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या क्या मैटर्स को देखेंगे। ठीक है। So the Constitution also provides for the creation of different bodies such as Planning Commission and Finance Commission to ensure effective coordination and cooperation between the centers and states. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और डिफरेंट बॉडीज़ भी बनाई गई हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ये सारी चीज़ें, ये जो बॉडीज़ हैं, ये भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन और जो मनी एंड बजट है, इन सभी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती हैं। तो देखते हैं कि पावर का डिवीज़न कैसे किया गया है। सबसे पहले कि किन किन सब्जेक्ट्स का डिवीज़न किस गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो डिवीज़न ऑफ पावर में सबसे पहली यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। द यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स एक्सक्लूसिवली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी, यानी जिनके लिए हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए होता है पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर एक समान नियम कानून, समान सर्विसेज मिलनी चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें जो है यूनियन लिस्ट में आती है। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज बनाती है, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। जैसे रेलवे का सिस्टम हो गया, या आर्मी, या डिफेंस, या एयरफोर्स, ये सारे जो मैटर हैं, करेंसी, ये सब मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इसको स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं टच कर सकती, इन पे कोई भी लॉज स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बना सकती। तो यूनियन लिस्ट के अंदर करंटली 100 सब्जेक्ट्स, अराउंड 100 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट हैं। फिर आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। सो द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, यानी राज्य सरकार पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लॉज बना सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें नहीं होते हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ, लोकल हॉस्पिटल्स जो होते हैं ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, स्टेट की पुलिस अलग होती है, वो ये सारी चीज़ें जो है, मैटर्स जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं और इन पे स्टेट अपना लॉज, अपने कानून और अपने तरीके से डील कर सकता है। द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड इन दिस लिस्ट विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये हो गई स्टेट लिस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? सो द कंकरेंट लिस्ट कंप्राइजेज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, यानी ये वो लिस्ट है जिसके अंदर उन सभी सब्जेक्ट्स को डाला गया है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। अगर सेंटर के लेवल पे पूरे देश के लेवल पे कोई कानून ज़रूरी होता है तो सेंटर भी बना सकता है इस लिस्ट के थ्रू, और स्टेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉज या पॉलिसी ज़रूरी है तो स्टेट भी उन पॉलिसीज़ को लेकर के लेजिस्लेट कर सकता है। वो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन पे दोनों लोग अपने मैटर्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्जेक्ट्स in this list include criminal law, bankruptcy and insolvency and marriage and divorce। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लॉज जो है वो कोई भी बना सकता है, चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। या क्रिमिनल को लेकर के लॉ हो,
या फिर शादी ब्याह, डाइवोर्स या फिर बैंकरप्सी का मामला हो, तो इन सभी पे दोनों ही गवर्नमेंट डील कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। उस केस में फिर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो बनाया है वो फिर लागू नहीं होंगे। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉ ऑन अ कंकरेंट सब्जेक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डिवीज़न किया गया है पावर का, रेजिडियरी पावर्स। रेजिडियरी पावर्स क्या होती हैं? Residuary power refers to the exercising of jurisdiction on subjects that are not mentioned either in the state list or on the concurrent list। यानी जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं वो सारे रेजिडियरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे जब हमारा संविधान बना तब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वर्ल्ड और साइबर लॉज, है ना, तो ये सारी चीज़ें तब नहीं थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं डाला गया। तो इसके लिए एक अदर सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, रेजिडियरी सब्जेक्ट्स, कि अगर कोई भी चीज़ इन फ्यूचर आती है जिसके रिगार्डिंग हमें लॉज या पॉलिसीज़ चाहिए हो, जिन मैटर्स को डील करना हो और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो वो सारे रेजिडियरी सब्जेक्ट्स होंगे और इन सभी सब्जेक्ट से डील करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, so these subjects like cyber laws, information technology, etc. are included in the residual lists and are handled by the union government। और जो केंद्र सरकार है उसके पास रेजिडियरी पावर्स होती है इन सभी से रिलेटेड लॉज, पॉलिसीज़ और इन मैटर्स को डील करना जो कहीं भी नहीं लिखे हुए, वो सारा यूनियन गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला डिवीज़न ऑफ पावर किया गया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन किस पे लॉज बना पाएगा। ठीक है, और जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लेवल पे काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पर्टिकुलर स्टेट चलाना है, तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी प्रशासनिक तौर पर क्या रिलेशन है। तो Constitution provides for the appointment of a governor in each state who is appointed by the President of India। तो Constitution के अंदर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जो कि हर स्टेट का एक गवर्नर होता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड द गवर्नर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट एंड परफॉर्म वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस इंक्लूडिंग अपॉइंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। और जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। जैसे सेंटर के लेवल पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। उसी तरीके से स्टेट के लेवल पे प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर। तो गवर्नर के भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं इन सभी को शपथ दिलाने का काम, इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और फिर आगे है कि इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी इंटर स्टेट काउंसिल। ये एक काउंसिल बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएगी जिसका एम था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बना रहे। और इसके अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन मिनिस्टर्स, इन सभी का एक पूरा पैनल होता है जिसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये सारे मिल कर के आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं और जो भी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करते हैं। कोई कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है तो उन सभी के बारे में इस काउंसिल में डिस्कस किया जाता है। सो द काउंसिल डिस्कसेस एंड deliberates on the issues of common interest facilitating better center state relations। तो इस तरीके से इस काउंसिल के अंदर प्राइम मिनिस्टर है जो कि सेंटर के लेवल पे है और यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं
और चीफ मिनिस्टर्स भी हैं सभी स्टेट के, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू क्रिएट किया गया है अंडर द सेंटर स्टेट रिलेशन सिस्टम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन तो हो गया, प्रशासनिक पार्ट। अब है फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी पैसों का लेन देन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, टैक्सेस कैसे मैनेज होंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। एक फाइनेंस कमीशन बनाया गया है जिसका काम है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, जो भी बजट सिस्टम होगा या टैक्सेशन सिस्टम होगा या और भी जितने भी चीज़ें मनी से रिलेटेड हैं, उन सभी के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। इससे रिगार्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस कमीशन को दी गई है। और it assesses the fiscal capacity and needs of the state and making a recommendation on sharing of taxes, grant in aids and other financial matters। और इसके थ्रू जो सेंट्रल लेवल के बजट्स होते हैं उसके थ्रू फिर राज्य सरकारों को भी पैसे दिए जाते हैं, एड्स दिए जाते हैं, छूट दी जाती है और टैक्सेस को शेयर किया जाता है। जैसे जीएसटी हो गया हमारा, तो जीएसटी में जो है सारा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं जाता। जीएसटी में भी दो पार्ट्स होते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो एसजीएसटी जो स्टेट का पार्ट है, स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सारा काम, डिवीज़न का काम और फाइनेंशियल मैटर्स से डील करने का काम, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न का काम फाइनेंस कमीशन देखता है। ठीक है। So the central government provides a grant in aids for state for various purposes such as infrastructure development, social welfare program and specific projects। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के राज्यों को, स्टेट्स को फंड दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हो गया फाइनेंशियल रिलेशन जो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है। तो ये हमने पूरा देख लिया कि सेंटर स्टेट में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो गई और डिवीज़न ऑफ पावर कैसे हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि सबसे मेन पार्ट है सिलेबस का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। सो डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यानी डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में बोले तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, अथॉरिटी है और डिसीजन मेकिंग है। इन सभी चीज़ों का एक डिवीज़न होना। जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही ना रह करके उसको और फर्दर डिवाइड किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी जाए और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी जाए। इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जो शक्तियां हैं, जो भी अधिकार क्षेत्र है, वो सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास ही नहीं रहेंगी, सब और फर्दर डिवीज़न किया जाएगा, उसमें पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट्स बनाई जाएंगी और सबके अपने अलग अलग पावर और अथॉरिटी दी जाएगी, सबका अपना अलग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, लोकल गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगी, लोकल मैटर से डील करेंगी, तो बेहतर डेवलपमेंट हो सकेगा कंट्री का। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो इट एम्स टू प्रमोट लोकल गवर्नेंस, इनहेंस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड एड्रेस द डाइवर्स नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ विद इन अ कंट्री। और डिसेंट्रलाइजेशन का एम क्या होता है कि ये लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करती है। तो जितना ज़्यादा पावर डिवाइडेड होगी उतने ही ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना। जैसे सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जो रूरल लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे सरपंच हो गए गाँव में, प्रधान वगैरह जो होते हैं, है ना, बीडीसी ब्लॉक लेवल पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं,
इनमें लोगों का पार्टिसिपेशन जितने ज़्यादा लोकल लेवल पे होगा उतने ही ज़्यादा लोग अपनी प्रॉब्लम्स अपने नेताओं को बता पाएंगे और फिर उनका समाधान हो सकेगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का एम क्या है कि लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करना और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन जो है इसको भी प्रमोट करना, और जो भी नीड्स होती हैं कम्युनिटीज़ की उसको कंट्री के लेवल पे एक डेवलप्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। India allows a federal structure with a strong emphasis on decentralization through a three-tier system of government। और ऐसी जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है पूरी, इसमें डिवीज़न ऑफ पावर किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट, को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन करके, शक्तियों का डिवीज़न करके 3-tier गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। एट द टॉप इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, यानी जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंस में आते हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपने स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन अपने मैटर्स को देखती है। और फिर और ग्रास रूट्स लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे पंचायत और रूरल एरियाज़ के अंदर, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ ये अर्बन एरियाज़ के अंदर होती हैं। तो ये 3 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सो द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसको फर्दर रीइंफोर्स किया गया। पहले 2 ही थी, सेंटर और स्टेट। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 में ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया बाद में। लोकल गवर्नमेंट्स 1992 में ऐड हुई हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में, जिसके अंदर रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इन दोनों का फॉर्मेशन किया गया है। रूरल लोकल बॉडीज़ में हमारे पंचायती राज सिस्टम आता है और अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आते हैं। ठीक है। सो दीज अमेंडमेंट्स मैंडेटेड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज़ एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ग्रांटिंग देम पावर्स एंड रिसोर्सेज टू गवर्न एंड मैनेज लोकल अफेयर्स। तो जो लोकल मैटर्स होते हैं इन सभी के लिए फंड्स दिए जाते हैं इन गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, विलेज के लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इन सभी को पावर्स दी जाती हैं। और कंट्री के डेवलपमेंट में जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है एक तरीके से गवर्नेंस का, उसमें लोकल लेवल को इन्हेंस करके डेवलपमेंट को और ज़्यादा तेज करने की एम के साथ डिसेंट्रलाइजेशन को फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन उसके बोलते हैं जब पॉलिटिकल पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, यानी डिसीज़न मेकिंग पावर, यानी स्वतंत्र रूप से जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ जिसको म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं, ये सारी जो हैं अपने खुद के डिसीज़न ले सकती हैं, पॉलिटिकल पावर इसी को हम बोलते हैं। ठीक है। विच अलाउज देम टू टेक देयर ओन डिसीजन फॉर लोकल इशूज़। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोकल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, यानी प्रशासन चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जानी है। और फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें फिनेंशियल रिसोर्सेज यानी बजट अप्रूवल हो गया और पैसे जो फंड्स देने हो गए ये लोकल गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये 3 तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज सिस्टम, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। पंचायती राज सिस्टम इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पंचायती राज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसका एम है कि वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करेगा रूरल एरियाज़ के अंदर, यानी जो गांव वगैरह के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें अपनी सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी और वो जो गांव का पूरा डेवलपमेंट है वो पूरा
पंचायती राज सिस्टम के थ्रू रूरल लोकल बॉडी के अंडर में आएगा। So the system was introduced in India in 1959, but it was only after the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 that panchayats were given constitutional recognition. तो 1959 में इंडिया के अंदर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस तब उसको नहीं मिली। फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1992 में पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया, और 1992 के बाद रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया। सो द पंचायती राज सिस्टम अंडर आर्टिकल 243 कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। तो जो पंचायती राज सिस्टम है आर्टिकल 243 के अंदर, इसमें भी 3 लेवल्स फर्दर बनाए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है। यानी जितना ज़्यादा लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके उतना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो काम है वो अपना डिस्ट्रिक्ट पंचायत देखेगी, ब्लॉक के लेवल पे जो काम है वो ब्लॉक पंचायत देखेंगे, और जो गाँव के लेवल पे काम है वो ग्राम पंचायत देखेंगी। ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ पावर्स, और तीनों की अपनी अलग अलग पावर होती है और फंक्शंस होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी प्रोवाइड किया गया है वुमेंस और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पंचायती राज सिस्टम में। यानी अगर कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा गांव है जिसमें बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं, पिछड़ी जातियों के लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पे पिछड़ी जातियों की सीट रिज़र्व करी जाती है कि यहाँ पे कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता, शेड्यूल कास्ट के पीपल ही चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर कोई वुमेन जहाँ पे वुमेंस ज़्यादा है या फिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वुमेंस की सीट्स को रिज़र्व किया गया है, जहाँ पे वुमेंस ही चुनाव लड़ सकती हैं पंचायती राज इलेक्शंस जो होते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है फेडरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू। तो पंचायती राज सिस्टम के पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं हम। पंचायती राज सिस्टम का जो पूरा काम है, जो पंचायत होती हैं उनका बेसिक जो लेवल का काम है, जैसे पानी की सप्लाई हो गई, सैनिटेशन स्वच्छता और हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो पंचायत देखती हैं, और जितने भी लोकल डेवलपमेंट का काम है वो सब पंचायत के अंदर आता है। और इनके पास कुछ ऐसे भी पावर्स होती हैं जिसमें वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना। छोटे मोटे जो टैक्स होते हैं वो पंचायत कलेक्ट कर सकती हैं। और बिजली तो नहीं, लेकिन पानी और सैनिटेशन स्वच्छता का काम और हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें पंचायत के लेवल पे आते हैं। फिर है अर्बन लोकल बॉडीज़। तो एक तो था रूरल लोकल बॉडीज़ और सेकंड है अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी जो शहरी क्षेत्रों में डिवीज़न किया गया है गवर्नमेंट्स का। So the constitution provides for the establishment of 2 types of urban local bodies, namely the municipalities and municipal corporations to govern urban areas। तो urban areas को govern करने के लिए urban local bodies में 2 डिवीज़न किए गए हैं, एक municipalities है और दूसरा municipal corporations है। यानी जो बिगर लेवल पे है, बिगर लेवल पे municipal corporation है, जैसे MCD हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और म्यूनिसिपैलिटीज़ फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नीचे आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 243P mandates states to constitute municipal bodies and devolve powers and responsibilities to them। और आर्टिकल 243P में ये मैंडेट किया गया है, इसको ज़रूरी बनाया गया है कि स्टेट्स को म्यूनिसिपल बॉडीज़ को क्रिएट करना है और उनको भी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। और द स्पेसिफिक्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस आर डिटरमाइंड बाय स्टेट लॉज। और जो भी स्टेट के कानून होते हैं, लॉज होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ का गवर्नेंस का एरिया क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, और उनको बजट कैसे अप्रूव होगा, क्या क्या जुरिस्डिक्शन इनके अंडर में आएगा अर्बन लोकल बॉडीज़ के। इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। सो
The municipalities and urban local bodies are responsible for various functions such as urban planning, provision of basic services, infrastructure development and maintenance of public utilities. यानी जो शहर से रिलेटेड जितने भी प्लानिंग के काम हैं, गलियों में पक्की सड़कें बनवाना या म्यूनिसिपल लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं, म्यूनिसिपल लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सभी का फॉर्मेशन करवाना, और पानी की व्यवस्था होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो व्यवस्था होगी म्यूनिसिपल रीजन के अंदर, ये सारे जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ देखती है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल। तो वो अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़ हमने देख ली, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के सिस्टम का पार्ट है। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ये अभी हमने ऊपर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंटर स्टेट काउंसिल हम उसको बोलते हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और सभी जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, इन सभी का एक पूरी काउंसिल होती है। और ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसमें सभी लोग शामिल होते हैं और जो भी डिस्कस करते हैं वो फिर मैटर्स को, जो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेट की या फिर सेंटर की, रिसोर्सेस की शेयरिंग हो गई, और इंटर स्टेट आपस में अगर स्टेट्स के कोई डिस्प्यूट्स हैं तो इन सभी को डिस्कस करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी राज्यों के और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं किसी भी स्टेट के बीच में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी को रिजॉल्व करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, सो इंटर स्टेट रिलेशंस कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज ट्रेड, कॉमर्स, वाटर शेयरिंग एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो किन किन चीज़ों के ऊपर हो सकते हैं, जैसे वाटर शेयरिंग हो गया, जैसे अगर नदी जा रही है किसी राज्य के बीच में से तो उसका पानी यूज़ करना है, या फिर एक नदी जो है कई राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट उस नदी का पूरा पानी यूज़ कर ले या फिर ब्लॉक कर दे, नेक्स्ट स्टेट में जाने ही ना दे, या फिर बॉर्डर को लेकर के स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो, या ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इन सभी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है इंटर स्टेट रिलेशंस इन काउंसिल्स के अंदर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की अथॉरिटी रखता है। ठीक है, नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड एडजुडिकेशन के थ्रू इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। और बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी बनाई गई हैं, कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर है इसके अंदर इशूज़ एंड चैलेंजेस, यानी क्या क्या दिक्कतें अभी भी हैं जिनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो डिस्पाइट द प्रोविजंस फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सेवरल चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। Tensions between center and states often rise due to political differences leading to disputes over sharing of resources. तो अभी भी टेंशन्स बनी रहती हैं केंद्र और राज्य के बीच में, क्योंकि अगर अलग अलग आइडियोलॉजी की सरकारें हैं या फिर सेंटर के लेवल के अलग आइडियोलॉजी है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रो हिंदुत्व प्रमोट कर रहा है और स्टेट के लेवल पे कोई अदर गवर्नमेंट है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है, तो इसमें शेयरिंग और रिसोर्सेज के बीच में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर ये पार्टियां अपना हित देखती हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे नहीं है तो हम इस गवर्नमेंट को पैसे नहीं देंगे, सेंटर में कोई और सरकार है तो वो सोचती है कि जहाँ पे हमारी सरकारें नहीं हैं, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट में है वहाँ पे तो हम अपना रिसोर्सेज शेयर नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी टेंशन्स हमें देखने को मिलती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस के वजह से। There are also instances where center interferes in the affairs of the states, undermining the principles of federalism. और कई जगहों पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि केंद्र सरकारें जो हैं वो राज्यों के अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ जा कर के, क्योंकि उनको
सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. In addition, the implementation of decentralization policies has been slow and ineffective, leading to lack of development at grassroots level. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पावर्स डिवाइड कर दी गई, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही स्लो है और इनइफेक्टिव रहा है. इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है ना. और जो विकास है वो भी बहुत ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे बहुत कम पहुंच पा रहा है. तो इसको भी और बहुत ज़्यादा हमें इस प्रोसेस को फास्ट करने की ज़रूरत है. सिर्फ पेपर वर्क करने से ही काम नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बढ़िया से चलने लग गई. इसको और ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव बनाने की ज़रूरत है. तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या डिवीज़न किया गया है. पहले तो लिस्ट बनाई गई है, दी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी पावर्स. उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट्स को फिर डिवीज़न किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज, सभी के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है डिवीज़न किए गए हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है, फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, इन सभी के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है पूरे चैप्टर के अंदर. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर. यू कैन डाउनलोड दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल. आपको टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स एज वेल एज लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. सो गो एंड चेक आउट देयर. फर्दर PDF के अंदर भी लिंक्स डाल दी गई हैं. आप PDF डाउनलोड करके वहाँ पे भी सारी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे होंगे. प्ले लिस्ट के लिंक एज वेल एज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. तो ये लास्ट चैप्टर था हमारा, चैप्टर 6 जनरल कलेक्टिव का इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं. If you have any suggestions and feedback, please share it in a comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.